Okay guys, let's get started. Once again, I welcome all of you to the next video of spoken English. Friends, आज हम we are going to study very important lesson of spoken English, that is dare. Use of dare, यानी dare को इंग्लिश में किस तरह से यूज किया जाता है, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में, ये आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, देयर को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों को होते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको, इंट्रोडक्टरी देयर जो होता है वो एज ए सब्जेक्ट काम करता है और एक गैप को कंप्लीट करता है, यानी जो सब्जेक्ट की खाली जगह पड़ी होती है वहां पर आकर अपना एक सब्जेक्ट का रोल ये प्ले करता है इंग्लिश में। तो देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में है, था, थी, थे, होंगे या हो सकता है, होगा, होना चाहिए, हुआ करता था, कुछ भी इस तरह की वर्ब्स आती है हिंदी में, आदि शब्द आए और उससे पहले कोई भी संज्ञा आए यानी नाउन, ठीक है भाई, इनसे चिपक कर इससे पहले आए, और संज्ञा से पहले कोई भी संख्या आए यानी कोई भी न्यूमरल्स हो या फिर एक ऐसी एडजेक्टिव हो जो कि क्वांटिटी को दिखाए, मात्रा को दिखाए, ऐसा शब्द हो आपका, तो उन वाक्यों को अक्सर हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर से बनाते हैं, से आरंभ करते हैं, अर्थात ऐसे वाक्यों में देयर कर्ता के रूप में आता है। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए। देखिए, ये चैप्टर मैं ग्रामर में भी आपको पढ़ाऊंगा, बेसिक ग्रामर में, ठीक है। वहां पर ये बिल्कुल डिफरेंट होगा क्योंकि वहां पर मैं इसको एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा आपको, जहां पर आपके कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली कॉमन एरर्स में, वहां पर। लेकिन आज मैं केवल आपकी स्पोकन में हेल्प करने के लिए यूज ऑफ देयर को यहां पर पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, इन वाक्यों में सब्जेक्ट देयर के साथ आने वाली क्रिया का निर्धारण, यानी देयर के साथ जो भी क्रिया आएगी, ध्यान से सुनिएगा, जो भी क्रिया देयर के साथ आएगी, जो भी वर्ब आप लगाएंगे, उसका निर्धारण उस वाक्य में आई हुई नाउन से होता है, उसके नंबर से होगा। यानी अगर वो नाउन सिंगुलर है तो भाई देयर के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, और वो नाउन अगर प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे एक राजा था, इसी वाक्य को ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लास्ट में यानी अंत में क्या आ रहा है, था। तो हमने क्या किया था भाई, यहाँ पर क्या पढ़ा था कि यदि किसी वाक्य के अंत में है, था, थी, थे, ये अंत में आए, तो देखिए यहाँ पर था आ गया। था से पहले हमने क्या आए और उससे पहले संज्ञा, कोई संज्ञा आए, तो संज्ञा मतलब राजा, नाउन है, ठीक है, दैट इज नाउन। और भाई उससे पहले क्या बोला था कि उससे पहले कोई संख्या या मात्रा है, तो चलिए जी, एक है, यहाँ पर एक आर्टिकल भी है, यानी एक राजा है। तो इन सेंटेंस को बनाने के लिए, अब देखिए राजा कितना, एक, और था की बात है, तो यहाँ पर वॉज वर्ब को हमने उठा लिया। अब सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका देयर से, तो देयर वॉज अ किंग। देखिए कितना इजी हो गया, राइट। तो इस तरीके से इस पैटर्न पर आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। एक और ले लीजिए, यहाँ पर एक समस्या है, तो यहाँ पर देखिए है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम, लाइक दिस। तो आप कम से कम 20 सेंटेंसेस बनाकर देखिएगा, जिसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, और बेसिक सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा। जैसे एक स्कूल है, देयर इज अ स्कूल, एक गली है, देयर इज अ स्ट्रीट, दो कंपनी है, देयर आर टू कंपनीज। तो नंबर्स वही लिखना जो भी नंबर्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि हिंदी वाक्य के आरंभ में, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी, यदि हिंदी वाक्य के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में कुछ अतिरिक्त शब्द आ जाए जो विशेषतः किसी जगह को दिखाए, वैसे तो कुछ भी आ सकते हैं लेकिन खासकर जगह को दिखाए, तो उन्हें इंग्लिश वाक्य के अंत में लिख देते हैं, ठीक है जी। जैसे मेरे स्कूल में, देखिए रेड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रेड में, मेरे स्कूल में। अब 20 अध्यापक है, तो सबसे पहले आप मेन सेंटेंस को ले लें, 20 अध्यापक है, संख्या है, नाउन है, लास्ट में है, देयर से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने, क्योंकि 20 टीचर्स हैं तो भाई प्लूरल है, तो हमने इज का यूज नहीं करना, आर का करना है। फिर कितने हैं, 20, फिर नाउन्स को लगा दो, टीचर्स कहाँ है, मेरे स्कूल में, तो मैंने क्या कहा था, मेरे स्कूल में, वो लास्ट में लगा दो, इन माई स्कूल। मेरे परिवार में, तो इन माई फैमिली, ये लास्ट में आ गया। और कितने सदस्य, 6, तो देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, यदि वाक्य के अंत में ने में, जैसे जाने में, खाने में, पीने में, सोने में, इस काम को करने में, ये काम शुरू करने में, इस तरह की आपका अगर साउंड आ रही है, तो इंग्लिश में के अंत में टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनेटिव ले आते हैं। पूरा मेन सेंटेंस क्रिएट करके आप टू प्लस एक्शन फर्स्ट यानी वही वर्ब लगा दें जिसमें ने में की साउंड यहाँ पर आ रही है, का प्रयोग कर लें, ठीक है।
अब क्योंकि इन वाक्यों से कुछ करने का भाव प्रकट होता है, ऐसा इसलिए होता है। तो देखिए इस कार्य को करने में एक समस्या है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले हमने मेन सेंटेंस बना लिया, एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम टू स्टार्ट या बिगिन दिस वर्क, ठीक है जी। वहां जाने में एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम टू गो देयर। नेक्स्ट देखिए थर्ड वन, वहां खाना खाने को नहीं है, वहां खाने को खाना नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर इज नो फूड टू ईट देयर, राइट। तो ये सेंटेंसेस आपके इन्फिनिटिव वाले हैं। अब इसके और कुछ हम सेंटेंसेस दे देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा। ये देखिए, देयर इज नथिंग टू डू, करने को कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बट एक्सेप्ट सैंड ओवर देयर, वहां रेत के अलावा कुछ भी नहीं है, देयर इज गुड चांस दैट ही विल बी चूजन, ये एक अच्छा अवसर है या अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट ही विल बी चूजन, उसको चुना जाएगा। देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ फॉर ब्लड डोनेशन, रक्तदान की एक आवश्यक जरूरत है। देयर वर मैनी रोटन एप्पल्स इन द बास्केट, टोकरी में बहुत सारे सड़े हुए सेब थे। देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ डिशेज ऑन द टेबल, अभी भी टेबल पर बहुत सारी डिशेज हैं। देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फ्रॉग्स इन दिस पॉन्ड, देखिए यूज्ड टू बी का यूज हुआ है यहाँ पर, यूज्ड टू और उसके साथ बी होने के लिए, दैट फ्रॉग्स इन दिस पॉन्ड, इस तालाब में बहुत सारे मेंढक हुआ करते थे। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ पावर फेलियर नाउ, क्या होगा अगर अभी बिजली चली जाए। आई एम लुकिंग फॉर अ बैंक, इज देयर वन नियर हियर, मैं बैंक खोज रहा हूँ, क्या यहाँ आसपास है कोई। एंड इज देयर एनीथिंग यू वांट दैट यू डोंट हैव, क्या तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। देयर इज अ नाइस पार्क in the center of the town, कस्बे के बीचों बीच एक अच्छा पार्क है। एंड देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर क्वालिफाइड टीचर्स, और यहाँ पर देखिए टीचर्स लिखा है यहाँ पर, एक योग्य नहीं, तो यहाँ से एक हटा दें, योग्य अध्यापकों की सख्त आवश्यकता है, इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। ये था हमारा कंप्लीट यूज ऑफ देयर, जिसमें मैंने आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया है इन टर्म्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जितना स्पोकन में हम यूज़ करते हैं उतना मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ इसको सिखाया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, यूज़ ऑफ देयर को सीखा है किस तरह आप इंग्लिश में यानी व्हाइल स्पीकिंग आप यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक जरूर देना, आज बिना लाइक के मत जाना, और कमेंट डालना नीचे, और शेयर करिएगा, और नए व्यूवर्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस वेरी सून, वेयर यू विल बी गिवन द चांस टू कम लाइव एंड यू कैन प्रैक्टिस विद मी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, राइट। तो दोस्तों जो भी लोग इस फैमिली से अभी जुड़ते जा रहे हैं उनके लिए बहुत सारे रास्ते मैं खोलने वाला हूँ इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। पीछे हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, रीडिंग सीरीज, दोस्तों उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। वहां से भी आपकी वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, आपका सेंटेंस फ्रेमिंग किस तरह से होती है, पंक्चुएशन आप सीखेंगे, सारी चीजें वहां इम्प्रूव होंगी थ्रू रीडिंग, ठीक है। तो उसको भी आप देखिएगा जरूर। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।